हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मानचित्र 1 12वीं सदी के भूगोलविद अली दृष्टि का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलविद अली दृष्टि ने 1154 ईस्वी में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अली दृष्टि के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का एक द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों का नाम अरबी। मानचित्रकार जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे बनाता है उसे मानचित्रकार कहते हैं। मानचित्र 2 18वीं सदी के आरंभ में गियुलाम दरिस्ले के एटलस नोवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप में दिए गए हैं। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनाने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाके की बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोपीय के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्री तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्गों को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है उसे आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? इतने ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज और नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं को संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावलियाँ अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदल गई। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए। आज हम जिसे हिंदुस्तान राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका अर्थ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तानत के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेशन कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनका अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाता है? किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा शब्द, सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजन भी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी उन्हें एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार
किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1700 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण की कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले ही काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचना के एक दूसरे के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम, कागज का मूल्य, दोनों प्रसंगों की तुलना की। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपियों की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को ढो डाला जिसकी जरूरत उसे नहीं थी और फिर कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी या 14वीं शताब्दी में करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करते थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापखाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल भी हाथ से ये पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह को नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजन ही लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में से कुछ छोटे मोटे लेकिन अभिलेखागार ऐसे स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देन का ब्यौरा रिकॉर्ड रखते हैं। चित्र 1, यह एक लघु चित्र है। प्रतिकृति लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि का नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.1 सेंटीमीटर इसका आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीचेयर्स कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेखक में आई पांडुलिपियों को स्पष्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्राहक अक्सर इस चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां बनाने में कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखन ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ में विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ा। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार उसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर, लेकिन 1971 के इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी तो नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालयों में कहीं दब पड़ा था। चित्र 2, लिखावट में विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपिक बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते थे। फारसी अरबी जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। शक्ति लिपि दाईं ओर से अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौतियां रखता है। मुख्य रूप से इतिहासकार इस
इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकियों के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप के नई तरह के खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्चा, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नए प्रौद्योगिकियों और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना भी बहुत बढ़ गया था और सर्प की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का चित्र 3 में रहट दिखाया गया, ये रहट रहा। महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरी उपमहाद्वीप से अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कभी वह चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग के राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुक्त लिपिकों और मुंशियों की कार्य करने वाली जातियां आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। प्रायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए सामूहिक क्षेत्र बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ये बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिकों वर्गों की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशियाँ भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिए जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन के नियंत्रण हैं, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों के एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों में अपने निवास की गांव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों के मुखियाओं पर शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों और सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इन अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन मणित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में महत्वपूर्ण रहे। क्षेत्र और समाज। चोल अध्याय 2 में तुगलक अध्याय 3 में और मुगल अध्याय 4 में जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 की प्रशंसा से एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए में उस एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया जो कि पूर्व से बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से गजनी गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत रमणी भी आ जाता है। गौड़, आंध्रा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिका अल अबसर
फी मामालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये सारे प्रांत दे रखा है। पहला सिविस्तान, दूसरा उच्च, तीसरा मुल्तान, चौथा कालानौर, पांचवा लाहौर, छठवां सामना, सातवां सुरसुती, आठवां कुराम, नौवां हांसी, 10 दिल्ली, 11 बदायूं, 12 कन्नौज, 13 कड़ा, 14 अवध, 15 बिहार, 16 लखनौती, 17 जाजनगर, 18 मालवा, 19 गुजरात, 20 देवगिरी, 21 तेलंगाना, 22 तैलंग, 23 द्वार समुद्र, 24 मालाबार। पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश भी लगे रहते हैं कि शासक लोगों इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। क्या आप समझते हैं शासक ऐसे दावा क्यों करते हैं? भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि किसी देश के हर क्षेत्र का एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, बारी तमिलनाडु में, गौंडी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाई जो इनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती हैं। जो नाम से एक हैं उनको रेखांकित कीजिए और उन नाम भिन्न भिन्न हैं उनको चारों ओर घेरा कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? सन 700 तक कई क्षेत्रों ने अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेकों क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य सामान्य रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 और 2 अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितने अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन का ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चल रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न हैं, कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का हिस्सा रहा था। यदि रहा था तो कितनी समय तक। पुराने और नए धर्म। इतिहासकार इतिहास पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्ष की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं की कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे वैसे आस्था में भी परिवर्तन आता गया। क्या आपको पता है संस्कृत का ज्ञान ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणी याद है?
आज हम जिस हिंदू धर्म जिसमें भी इस युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए, इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। सांस्कृतिक ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे एक नए नए शासकों जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्तियों को मदद या सहारा दे। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांडों के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरे परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिससे इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारिक और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों व न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खिलाफों के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म के नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लाम न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत थे कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेष रखने वाले बड़े बड़े युगों या कालों में बांट दिए जाएं तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार के समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौरों में कृषि कर्मी, शहरों और गाँवों के निवासी और प्रारंभिक दौरों के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों का उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों तथा वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी है। आखिरी 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था।
इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनी को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछली वर्ष पढ़ी हुई पुस्तकों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुआ और कहाँ नहीं हुआ और आज आपके अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या बदलाव है या वैसे ही रहा है। पड़तालों के लिए कल्पना करने के लिए आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प रहा। 20 शब्द, पांडुलिपियाँ, जाति, क्षेत्र, काल, विभाजन। ये प्रश्न हैं आपके।